जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल JMS इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं इसका नाम है भारत में शक्ति का सामाजिक ढांचा। दोस्तों, यह जो आपका टॉपिक है यह BA फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस का टॉपिक है और इस टॉपिक के अंतर्गत दोस्तों हम पढ़ेंगे भारतीय व्यवस्था में जाति की भूमिका। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इस टॉपिक को हम कवर करेंगे नोट्स के थ्रू और ये नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करा रखा है। इसके अलावा दोस्तों BA फर्स्ट ईयर, BA सेकेंड ईयर, BA थर्ड ईयर पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री की मैंने कई सारी वीडियोस बनाई हुई है और फ्यूचर में और भी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी, तो प्लीज़ चैनल से जुड़े रहें। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए सिर्फ और सिर्फ अब हम अपने टॉपिक की बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर हम अपने टॉपिक का मतलब समझ जाएं तो हमारे लिए चैप्टर को समझना काफ़ी आसान हो जाता है। तो हमारा चैप्टर कहता है कि भारत में शक्ति का सामाजिक ढांचा। तो देखो दोस्तों, शक्ति का मतलब क्या होता है? पावर। पावर मतलब कि जिससे बदलाव लाए जा सके। तो देखो दोस्तों, अगर आपके इलाके में कोई बदलाव लाना है तो आपके इलाके के वो नेता लाएंगे। अगर आपके राज्य में बदलाव लाना है तो वो मुख्यमंत्री लाएंगे। अगर देश में कोई बदलाव लाना है तो प्रधानमंत्री लाएंगे। तो हमारे भारत को, समाज को कौन बदल सकता है? तो हमारे भारत के समाज को सिर्फ और सिर्फ हमारे नेता बदल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हम इसमें यह समझते हैं कि भारत में शक्ति का जो सामाजिक ढांचा है वो हमारे नेता हैं जो हमारे समाज को बदलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब ये चैप्टर के अंदर दोस्तों कई बार एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आता है, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को स्पेसिफिकली कवर किया है, जो कहता है कि भारतीय व्यवस्था में जाति की भूमिका। तो देखो दोस्तों, मैंने आपको शुरू में ही चैप्टर के बताया था कि भारत की व्यवस्था मतलब कि हमारे देश में जो सरकार है, जो हमारे देश में सरकार है उसमें जाति क्या करती है। मतलब कि हमारे देश में जो भी सरकार है, जैसे मान के चलिए आज किसी राज्य में कोई सरकार है, आज कोई पॉलिटिकल पार्टी है, तो वो जाति के ऊपर कितना ध्यान देती है, जाति से समाज में हमारे क्या हो रहा है। तो यह सब चीज़ें हम अपनी वीडियो में पढ़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले जाति का मतलब बताता हूँ। दोस्तों, आज़ादी से पहले, भारत के आज़ाद होने से पहले हमारे समाज में 4 प्रकार की जातियाँ थी। ठीक है दोस्तों, जिसका पहला नाम था ब्राह्मण, दूसरा वैश्य, पहला ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र। दोस्तों, इन चारों में समाज बटा हुआ था। ब्राह्मण और जो ऊपर क्षत्रिय थे उनके पास बड़े बड़े काम थे। ब्राह्मण का काम था यज्ञ करवाना, समाज में सेवा करना, या कहीं ना कहीं समाज के हाई जो काम होते हैं वो थे, और क्षत्रिय राजा होता था। इसके अलावा दोस्तों, जो नीचे के थे, वैश्य जो थे, जो शूद्र थे, उनका काम था दोस्तों, वैश्य का काम था दोस्तों बिजनेस करना, जैसे कि कृषि करना, खेती बाड़ी करना, और शूद्र का काम था इन तीनों की सेवा करना, जो काफ़ी गलत था। क्योंकि दोस्तों, जो व्यक्ति जैसा पैदा हुआ उसको अपने हिसाब से काम करने का अधिकार नहीं था, उसे इस तरीके से ही करना पड़ता था, जिस जाति में वो पैदा हुआ उसी जाति में उसे काम करना पड़ता था। तो इससे क्या होता था दोस्तों समाज में, कि जो ब्राह्मण और क्षत्रिय थे उसकी वैल्यू समाज में बहुत थी, और वैश्य जो शूद्र थे उनकी वैल्यू कम थी कहीं ना कहीं। लेकिन जब भारत आज़ाद हुआ, भारत का संविधान लागू हुआ, तो उसने एक बात क्लियर कर दी कि चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, सभी के सभी हमारे देश के लिए बराबर हैं। इसीलिए सभी के एक वोट है, किसी का ज़्यादा कोई वैल्यू नहीं दी गई। तो अब दोस्तों हम पढ़ेंगे कि भारतीय व्यवस्था में, भारत की राजनीति में जातिवाद कैसे आया है, जाति से क्या नुकसान है, जाति से क्या फ़ायदे हैं, जाति क्या है, कैसे है, तो हर एक चीज़ को हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों प्लीज़ मुझे ये बता देना कि आपको टॉपिक समझ में आया कि नहीं, मैं आपको क्वेश्चन समझाने में सक्षम रहा हूँ कि नहीं। तो अब हम एक एक करके पढ़ते हैं दोस्तों। तो आपके एग्जाम में कुछ क्वेश्चन इस तरीके से आ सकते हैं कि भारतीय व्यवस्था में जाति की भूमिका की चर्चा कीजिए, भारत में राजनीति जाति के पहलू की चर्चा कीजिए, या जाति का भूमि टिप्पणी कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो आप अपने आंसर के इंट्रोडक्शन में ये लिखेंगे कि जाति व्यवस्था भारतीय समाज का एक परंपरागत तत्व है।
तो दोस्तों यहाँ पर बताना होगा कि हमारे समाज में परंपरा थी जाति की, ये नई पे नहीं आई थी। मतलब जब से हमारे भारत में समाज बने थे तो उन समाज के बनते ही ये जातिवाद आ गया था, ये जाति में समाज बटा हुआ था। लेकिन भारत के नए संविधान के लागू होने से वयस्क मत अधिकार के आधार पर देश में चुनाव शुरू हुए और जातीय संस्थाएं एकदम महत्वपूर्ण बन गई, क्योंकि उनके पास भारी संख्या में मत थे। तो देखो दोस्तों, जब तक संविधान नहीं आया था, जब तक देश में ये सब चीज़ें नहीं थी, जब तक लोकतंत्र नहीं था, तब तक ब्राह्मण और जो क्षत्रिय थे वो बहुत वैल्यूएबल थे। लेकिन अब क्या हुआ कि जैसे ही संविधान आया, संविधान ने कहा कि हर एक व्यक्ति का एक वोट है, तो शूद्र का भी एक वोट हो गया, वैश्य का भी एक वोट हो गया, ब्राह्मण क्षत्रियों का भी एक वोट हो गया और ब्राह्मणों का भी एक वोट हो गया, है ना दोस्तों। तो इन सभी के वोट क्या हो गए, एक एक हो गए। तो मतलब ब्राह्मण भी एक जैसा ही हो गया, क्षत्रिय भी एक जैसा हो गया, वैश्य भी और शूद्र भी। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो जिस धर्म के थे या जिस जाति के, उन्होंने उनके ऊपर अटैक किया। मतलब कि क्षत्रियों ने ये देखा कि हम क्षत्रिय वोट ले सके, उसके बाद ब्राह्मणों ने देखा कि हम ब्राह्मणों को अपनी तरफ करें, वैश्य ने देखा हम वैश्यों को अपनी तरफ करें, शूद्र ने देखा कि हम शूद्र को अपनी तरफ करें। तो हमारे देश में जो मेन कारण था, देखो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, आपके इलाके के नेता क्यों बनाए जाते हैं? इसलिए थोड़ा बनाए जाते हैं कि वो अपनी जाति के लोगों का काम करें, नहीं, वो इसलिए बनाए जाते हैं कि भारत का विकास करें। लेकिन दोस्तों हमारे देश में क्या हुआ कि जैसे ही एक एक वोट सबके आए, तो वैश्यों को अपनी तरफ करने के लिए वैश्य नेता ने वैश्य नेता बन गए और जो ब्राह्मण नेता था वो ब्राह्मणों के नेता बन गए। इस तरीके से दोस्तों ये हो गया कि हर कोई अपनी जाति की बात करने लगा। तो लोकतंत्र में सत्ता प्राप्त करने के लिए मतों की आवश्यकता थी। इस कारण से धीरे धीरे राजनीति में जातिवाद की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई। तो देखो दोस्तों, अगर मैं आपको कहूँ कि अगर आज आपको नेता बनना है, अगर आप कहोगे कि मैं आप लोगों के लिए काम करूंगा, मैं गरीबी हटाऊंगा, मैं ये करूंगा, तो लोग आपको वोट नहीं देंगे। लेकिन अगर आप ब्राह्मण हैं या आप क्षत्रिय हैं या आप वैश्य हैं या शूद्र जो भी हैं दोस्तों, एक सिर्फ जातिवाद का समझा रहा हूँ इसीलिए मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, तो आप क्या करोगे, जब तक आप ये बोलोगे तो कोई नहीं आपको वोट देगा। लेकिन जैसे ही आप ब्राह्मण हो, ब्राह्मण की बात करोगे तो आपको लोग वोट देंगे, आप वैश्य हो, वैश्य की बात करोगे तो लोग वोट देंगे, आप क्षत्रिय हो तो क्षत्रिय की बात करोगे तो वोट देंगे। तो लोगों ने क्या किया कि लोगों ने वोट लेने के लिए जाति का नाम यूज़ कर लिया, जाति की चीज़ें यूज़ कर ली। जैसे आज के टाइम में अगर कभी आपके राज्य में ही कोई इलेक्शन होता है तो आप देखा करिए, जिस जगह पर जिस जाति के लोग ज़्यादा रहेंगे, जहाँ पर ब्राह्मण ज़्यादा होंगे, तो उनका नेता ज़्यादातर ब्राह्मण ही वहाँ पर चुनाव में खड़ा किया जाता है, ताकि वहाँ पर ब्राह्मण उसको वोट दे, जो क्षत्रिय होगा वो क्षत्रिय वोट दे। तो ये सब क्यों होता है दोस्तों? ताकि हर एक जाति की तरफ से वोट खींचा जा सके, सरकार बनाई जा सके। बल्कि अब नेताओं की इच्छा यह नहीं रह गई है दोस्तों कि हमें देश के लिए काम करना है। अब उनकी इच्छा यही रहती है कि हमें कैसे भी करके जाति के नाम पे वोट लेना है और वोट लेके सत्ता में आना है। तो देखिए दोस्तों, जब भी इलेक्शन आते हैं तो इनको भगवान याद आते हैं, इनको जातियाँ याद आती है। तो ये सभी हमें अब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ तक दोस्तों आप इंट्रोडक्शन समझ गए। भारत में जाति के लिए राजनीति का महत्व और राजनीति के लिए जाति का महत्व बहुत बढ़ गया है। देखो दोस्तों, जब तक जाति के नाम पे वोट मांगना था ठीक था, लेकिन अब हमारी राजनीति सिर्फ जाति पे ही डिपेंड हो गई है और जाति ही राजनीति पे डिपेंड हो गई है। यदि मनुष्य राजनीति के संसार से ऊपर बढ़ना चाहता है तो उन्हें अपने साथ अपने जाति व धर्म को लेकर चलना पड़ता है। तो देखो दोस्तों, जैसे ही मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि अगर आपको इलाके में चुनाव लड़ना है, अगर आप समाज में कुछ बदलाव चाहते हैं, तो लोग आपको वोट देंगे नहीं। लेकिन आप जब जाति की बात करोगे तो आपको वोट मिल जाएंगे और आप जीत जाएंगे। लेकिन जब आप जीत जाएंगे तो दोस्तों उन्हीं जाति के लोगों के लिए आपको काम भी करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये बताया गया है कि हमारे देश में अब चुनाव लड़ने से पहले हमें जातियों का देखना पड़ता है, जोड़ घटाव करना पड़ता है कि ये जाति के लोग हमें वोट कैसे देंगे, हमें कैसी बात बोलनी है कि ये जाति हमें वोट दे दे। तो दोस्तों ये सब चीज़ें हमारे देश में हो गई हैं। लेकिन अब हम एक एक पॉइंट करके करते हैं ताकि एग्जामिनर इस चीज़ को समझे और हमारी नॉलेज भी खुले। तो देखो दोस्तों, पहली चीज़ ये बताते हैं कि राजनीतिक दलों का गठन जाति के आधार पर। तो जैसा मैंने पहले बताया कि अगर मान के चलो जिस इलाके में ब्राह्मण ज़्यादा होते हैं वहाँ से ब्राह्मणों को वोट दिया जाता है, ब्राह्मणों को चुनाव में खड़ा किया जाता है। क्यों? ताकि ब्राह्मण वोट गैदर किए जा सके। तो यहाँ पर ये बताया कि कई राजनीतिक दल मतलब बीजेपी, बीएसपी, कांग्रेस, कई सारे राजनीतिक दल हैं, उनका गठन जाति के आधार पर हुआ है। भारत में अनेक राजनीतिक दल हैं जो जाति के आधार पर बने हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि जो जातिवाद का खूब प्रचार करते हैं, वो खुद क्या बोलते हैं कि हम इस जाति के लिए वोट लेते हैं या हम इस जाति का काम करते हैं। जैसे दोस्तों बहुजन समाज पार्टी, बीएसपी, क्या नाम है दोस्तों? बीएसपी।
ये राष्ट्र की पार्टी और ये साफ कहती है कि बहुजन समाज पार्टी जो ये कहती है कि हम दलित और पिछड़े लोगों के लिए सरकार बनाते हैं, ये सरकार दलित और पिछड़े लोगों की है। तो ये सरकार ये नहीं कहती कि हम बदलाव चाहते हैं, हम देश के लिए कुछ चाहते हैं, वो साफ बोलते हैं कि हम देश के पिछड़े लोगों के लिए आगे हैं। तमिलनाडु में दोस्तों ऐसे डीएमके, एआईएडीएमके मुख्य रूप से ब्राह्मण विरोधी अथवा गैर ब्राह्मणों का दल है कि ये ब्राह्मणों का विरोध करता है। कौन दोस्तों? डीएमके द्रविड़ मुन्नेत्र कृषिगम और एआईएडीएमके ऑल इंडिया द्रविड़ मुन्नेत्र कृषिगम। ठीक है दोस्तों, तो इन दोनों पार्टियों ने ये बना रखा है कि हम जो भी ब्राह्मण के वोट नहीं होंगे उन ब्राह्मणों को सपोर्ट करते हैं, हम ब्राह्मणों का विरोध करते हैं। दोस्तों अकाली दल हो गया पंजाब में, बंगाल में रिपब्लिकन पार्टी सभी जाति के आधार पर बात करती है। और राजनीतिक दल मंडल आयोग की सिफारिश के बाद बीजेपी भी अपने आप को जातिवाद का मसीहा करने लगी है। देखिए दोस्तों, कहीं भी कोई भी इलेक्शन होता है तो यहाँ पर यह बताया गया कि कई पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ जाति के नाम पर ही चल रही है हमारे देश में। तो दोस्तों ये सब एग्जाम्पल लिख दोगे तो आपको ये समझ में आ गया कि हमारे देश में किस तरीके से राजनीतिक दल जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। तो दोस्तों आपको यहाँ पर समझ में आ गया। एक बार हम दोबारा से समझ लेते हैं। भारत में हमने सबसे पहले चैप्टर ही हमारा यही कहता है कि भारत में सरकार कैसे चुनी जाती है, सरकार में जाति किस तरह से आ गई है, जाति हमारे समाज में किस तरीके से, जब से संविधान लागू हुआ है तब से हर एक नेता का लक्ष्य हो गया कि हमें चुनाव जीतना है और चुनाव जीतने के लिए वोट चाहिए। वोट किससे मिलेंगे? जातियों से। तो क्यों ना हम उन जातियों के आधार पर वोट को ले लिया जाए। राजनीतिक दल आज के टाइम में कई पार्टियाँ ऐसी हैं जो सिर्फ साफ साफ कहीं ना कहीं जातियों के आधार पर ही बनी है। राजनीतिक नेतृत्व, भारतीय राजनीति में जातिवाद ने राजनीतिक नेतृत्व को बहुत हद तक प्रभावित किया है। अपनी जाति के समर्थन के आधार पर अनेक नेता राजनीति में अपना स्थायी महत्व बनाए हुए हैं। उदाहरण के लिए हम राज्य के मुख्यमंत्रियों की चर्चा कर सकते हैं। तो देखो दोस्तों, आज आप एक कॉपी और पेन लीजिएगा, क्योंकि मैं नाम नहीं ले सकता या फिर नाम नहीं लेना चाहिए ताकि इससे कोई गलत प्रभाव पड़ता है। आप हर एक राज्य के उस राज्य की जनसंख्या को देखिए और देखिए कि जो मुख्यमंत्री है वो क्या उस महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री क्या उस जाति का है या कौन से मुख्यमंत्री किस जाति है, ये आप देखिएगा। तो आप देखोगे दोस्तों उस राज्य में हर एक राज्य का जो मुख्यमंत्री है लगभग वो उस राज्य के सबसे ज़्यादा रहने वाले लोगों की जाति के लोगों का है। तो क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि राजनीतिक नेतृत्व। तो भारतीय राजनीति में जातिवाद, लोग ये नहीं देखते कि आप अच्छा काम कर रहे हो कि नहीं, आप अच्छे व्यक्ति हो कि नहीं, वो ये देखते हैं कि ये हमारी जाति का है कि नहीं। ठीक है दोस्तों, अब आज तो नहीं, आज तो मेरे को गांव गए हुए बहुत ज़माना हो गया। मैं अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस आपको दोस्तों बताता हूं कि जब मैं गांव गया था 2008 के करीब दोस्तों, जब तो वहाँ पर मैंने गांव में एक चीज़ देखी कि लोगों ने अपने ग्रुप बना रखे हैं दोस्तों। और उस ग्रुप में क्या होता है कि उनके एक हेड होते हैं और वह यह बोलते हैं कि इस इलाके से इनको वोट देना, और वो पूरा का पूरा ग्रुप जो मतलब 100, 500, 1000 लोगों का वो पूरा का पूरा वो लोग ग्रुप वोट दे के आ जाता है। समझ रहे हो दोस्तों? ना ये देखते कि वो कौन इलेक्शन में खड़ा है, क्या काम करेगा कि नहीं, वो ये देखते कि हमारी जाति का है, ये हमारी भाषा बोल रहा है, ये हमारे लिए काम करेगा तो इसे वोट दे दो। तो यहाँ पे ये बताइए कि राजनीतिक नेतृत्व किस तरीके से हर देश में, हर राज्य में या हर जगह पर सिर्फ लोग अपना फ़ायदा देखते हैं, नेता अपना फ़ायदा देखते हैं और कुछ नहीं। चुनाव में उम्मीदवारों का चयन, जैसे दोस्तों आपकी कोई पार्टी है, मान के चले आपने कोई पार्टी बनाई, अब आप क्या करेंगे? आप अपनी पार्टी को ये बोलेंगे कि भाई हम सिर्फ उसके आधार पर लड़ेंगे। तो क्या होगा दोस्तों कि अगर आप दलित के बहुल इलाके में या फिर आप जो ब्राह्मण के बहुल इलाकों में ब्राह्मण कैंडिडेट नहीं खड़ा करेंगे तो आप चुनाव में हार जाएंगे। दोस्तों अगर आप वैश्य के इलाके में वैश्य कैंडिडेट नहीं खड़ा करेंगे तो हार जाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों यह बताया गया है। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे क्या बता रहा था, मैं ये बता रहा था कि जब भी आप चुनाव में कोई भी उम्मीदवार खड़े करते हैं तो उस उम्मीदवार में आपको क्या कोशिश होती है दोस्तों कि उस जाति के ही उम्मीदवार खड़े किए जाए जो आपको जितवा सके। तो दोस्तों आइए इसे पढ़ते हैं, जिसमें लिखा हुआ है कि प्रत्येक चुनाव के समय उम्मीदवारों का चयन करने में जातिवाद का मुख्य रूप से आधार बनाया जाता है। प्राय जिस निर्वाचन क्षेत्र में जिस जाति का बहुमत होता है उसी जाति के उम्मीदवार को ही दल का टिकट दिया जाता है। यह बात सभी राजनीतिक दलों पर लागू होती है क्योंकि भारतीय जनता का एक बहुत बड़ा भाग अभी भी अशिक्षित है और उन पर जातिवाद का प्रभाव है और भी अधिक होता है। जिसे निर्वाचन क्षेत्र में ब्राह्मण अधिक है वहाँ ब्राह्मण उम्मीदवार, या जहाँ जाट अधिक संख्या में पर जाट उम्मीदवार को ही खड़ा किया जाता है। तो दोस्तों मैंने आपको क्या बताया यहाँ पर कि किस तरीके से, मैंने आपको ये पहले भी बताया था कि जिस इलाके में जो लोग ज़्यादा होंगे तो कोशिश करती है सरकार या फिर जो पार्टी है
कि वो लोग उन्हीं लोगों को खड़ा करें उस इलेक्शन या उस जगह पर, ताकि वो जीत कर आ सके। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ये आपको चीज़ क्लियर हो गई। अब हम दोस्तों पढ़ते हैं चुनाव प्रचार। भारत में होने वाले सभी पंचायत से लेकर लोकसभा के चुनाव अभियान में जातिवाद का खुलकर सहारा लिया जाता है। मतदाताओं की जातीय भावना को उभारकर उन्हें अपने जाति के उम्मीदवारों के लिए मत देने की अपील की जाती है। प्राय उसी जाति के उम्मीदवार चुनाव में विजयी होते हैं, उसी जाति के मतदाताओं की संख्या उस निर्वाचन क्षेत्र में सबसे अधिक होती है। तो देखो दोस्तों, यह ही आपको टॉपिक ये बता रहा है कि जैसे मान के चलो आप एक व्यक्ति हो, ठीक है दोस्तों, और आपने देखा कि ये मेरे राज्य के लिए या मेरे इलाके के लिए अच्छा काम करेगा, लेकिन दूसरी पार्टी जो आपके धर्म वाली पार्टी होगी, जैसे मान के चलिए एक एग्जाम्पल के लिए कि मैं जैसे एक रिलीजन या एक जाति का व्यक्ति हूँ, ठीक है दोस्तों, मेरी जाति कुछ भी है। अब मैं दूसरी जाति के व्यक्ति को वोट देना चाहता हूँ क्योंकि ये व्यक्ति हमारे राज्य के लिए या हमारे इलाके के लिए अच्छा काम करेगा, लेकिन जो मेरी जाति के लोग होंगे वो मुझे आके इमोशनल कर देंगे कि तुम दूसरी जाति को वोट दे रहे हो, अपनी जाति के लिए कुछ नहीं कर सकते, तुम ही लोग अपनी जाति के लिए धब्बा हो, ऐसा ऐसा बोलेंगे और मुझे एक गिल्ट पैदा कर देंगे। तो दोस्तों, चुनाव प्रचार में साफ बताया जाता है कि हमारे देश के अंदर छोटे से छोटा पंचायत का चुनाव हो या बड़े से बड़ा केंद्र का चुनाव हो, दोनों ही चुनावों में जातिवाद का खूब प्रचार किया जाता है कि इस जाति को वोट दे, ब्राह्मण भैया आएंगे तो ब्राह्मणों का लिए काम करेंगे, ये भैया आएंगे तो वो इसके लिए काम करेंगे उसने। तो कहीं ना कहीं दोस्तों मेन रूप से आप टॉपिक समझ रहे हो कि चुनाव में प्रचार कर करके आपके मन में जाति डाल डाल के तो आपको कहीं ना कहीं फोर्स कर देंगे। तो ये चीज़ होती है, ये चीज़ आप खुद भी देखते होंगे। तो अब आपकी एज ना करके 19 से 20 साल हो गई, तो आप इन फैक्टर्स को रियलाइज़ करिए, इनको थोड़ा आंकड़ों को जोड़िए। अब देखिए कि आपके इलाके में सबसे ज़्यादा आबादी किसकी है और आपके इलाके से कौन जीत कर गया हुआ है। तो आप ज़्यादातर दोस्तों पाओगे, आप अपने इलाके से दूसरे इलाकों में जाके देखिए तो वहाँ पर आप यही पाओगे कि उसी इलाके के लोगों ने उसे बना रखा है। तो दोस्तों यहाँ पर ये बताया गया है, ये तो सही है, लेकिन प्रचार में भी इसका यूज़ होता है। जैसे मान के चलिए कहीं पर कोई कास्ट है तो उस कास्ट का नाम यूज़ करेंगे और ये बताएंगे कि इनको लाए। तो इसी तरीके से दोस्तों कहीं ना कहीं चुनाव प्रचार में जातिवाद का बढ़ावा दिया जाता है। तो दोस्तों अब हम एक बार शुरू से देख लेते हैं कि हम पढ़ क्या रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं कि हमारे देश में जाति, हमारे पॉलिटिक्स में जाति कैसे आ रही है। तो दोस्तों यहाँ पर शुरू से ही बताया गया था कि पहले हमारे इधर जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, उन सब पॉलिटिकल पार्टियों में जाति का बहुत बड़ा पंगा है। कई पार्टियां तो जाति के नाम पर ही बनी है। दूसरी बात दोस्तों, राजनीतिक नेतृत्व, जैसे हमने बताया कि हर राज्य के मुख्यमंत्री वो अपने राज्य के देखना कि उस राज्य में जो ज़्यादा लोग रहते हैं उनकी जाति से आएंगे या उनके धर्म से आएंगे। चुनाव में उम्मीदवारों का चयन, दोस्तों हमारे देश में चुनाव जब भी होते हैं तो उन्हीं लोगों को इलेक्शन लड़ने के लिए भेजा जाता है जो उस इलाके में उस जाति या उस धर्म के लोग ज़्यादा हों। चुनाव प्रचार भारत में होने वाले सभी पंचायत से लेकर जितने भी प्रचार किए जाते हैं उसमें खुलकर बोला जाता है कि इस जाति को सपोर्ट करें, इसको ये करें। तो दोस्तों ये इस मुद्दे तो कुछ ऐसे हैं कि जो आप अपने डेली ज़िंदगी में इलेक्शन के टाइम में देखते होंगे, और हर 2 साल या 3 साल में हमारे राज्य में एक ना एक इलेक्शन तो ज़रूर होता है, चाहे वो पंचायत का हो चाहे किसी भी चीज़ का हो। तो आप उसमें देखना कि कितना जातिवाद है, या आपने किसी चुनाव को गौर से देखा है तो उसका एक आकलन कीजिए। और दोस्तों अब ये बात हो रही है जाति तथा मतदान व्यवहार। भारत में चुनाव के समय बहुत बड़ी संख्या में मतदाता अपनी जाति के उम्मीदवार के पक्ष में ही मतदान करते हैं। वह केवल अपना मत ही जाति के उम्मीदवार के पक्ष में नहीं देते, बल्कि अन्य व्यक्ति को अपनी जाति के उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करने के लिए कहते हैं। बिहार, पंजाब, उत्तर प्रदेश आदि क्षेत्र के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। देखो दोस्तों, आप रोज़ बसों में या कहीं भी आते जाते होंगे, आप स्टूडेंट हैं, आप उठते बैठते होंगे, तो आप देखते होंगे कि यार जो व्यक्ति है ना, ये जातिवाद नेताओं की वजह से कभी नहीं आया, ये लोगों की वजह से आया है। लोग ही देखते हैं कि ये मेरी जाति का है, मैं इसे वोट करूंगा, मुझे इसे जिताना है, उसके लिए वो लड़ जाते हैं। मैंने तो कई बार बसों में, मैं मेट्रो में कई बार आता जाता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि लोग एक छोटी सी डिस्कशन से अपनी शुरुआत करते हैं, नॉलेज शेयर करते हैं और अचानक से वो अपने जाति या अपने नेता को सपोर्ट करने के लिए लड़ जाते हैं। तो यहाँ पर ये बताया गया कि जाति सिर्फ इस वजह से नहीं आई,
बल्कि वोट देने वाला व्यक्ति जो है उसके व्यवहार में भी जाति घुसी हुई है। तो जब मैं वोट देने जाता हूँ तो मैं भी देखता हूँ कि अगर मेरी जाति ये है तो फिर मैं वहाँ पे गलत हो जाता हूँ। तो यहाँ पर यही बताया गया दोस्तों कि जाति मतदान व्यवहार, जब मेरे पेरेंट्स या कोई भी मेरे इलाके के लोग जब वहाँ पे जा रहे हैं और वह ये सोच रहे हैं कि ये मेरे इलाके का है मैं इसे वोट दूंगा, या ये मेरी जाति का है मैं इसे वोट दूंगा, तो वहाँ पे काम खराब हो जाता है। तो यहाँ पे बताया गया है कि इसमें सारी गलती सिर्फ नेताओं की नहीं है, सबसे बड़ी गलती यहाँ के लोगों की भी है, क्योंकि उनके दिमाग में भी ये रहता है कि मुझे अपनी जाति के व्यक्ति को जिताना है, और वो सिर्फ उसे जिताने तक ही नहीं रखते, वो उसे पूरा सपोर्ट करते हैं। तो इसीलिए दोस्तों कई बार बोला जाता है कि हमारे देश में, अब मैंने कहीं एक मीम्स पढ़े थे उसमें लिखा हुआ था कि इंडिया कभी फुटबॉल या और किसी गेम में आगे क्यों नहीं बढ़ता, तो उसका अच्छा लिखा हुआ था कि भाई यहाँ पर लोगों को जाति से खेलने से फुर्सत मिले तभी तो हम खेलते हैं सिर्फ जाति के नाम पर। तो दोस्तों कभी भी आप लोग ही भविष्य हो, तो आप ही इस लो चीज़ों को ख़त्म करेंगे। आप इलेक्शन में चुनाव लड़िए और बिना जातिवाद के लड़के एक बार दिखाइए, ताकि एक कहीं ना कहीं जातिवाद से ये चीज़ें हम निकलें। तो यहाँ पर दोस्तों आपको समझ में आ गया कि जो भारत की राजनीति है उसमें जो वोटर है वो भी कहीं ना कहीं जातिवाद को सपोर्ट करता है। जातियों के नाम पर आरक्षण देखो दोस्तों, अब जाति के नाम पर जब से आरक्षण हुआ है तब से कहीं ना कहीं एक छोटी मोटी दिक्कत आ गई है। देखो दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने ये कहा था कि जो आदमी पिछड़ी जातियाँ हैं, जैसे जो पिछड़ी जातियाँ हैं जो समाज में जिनको कई सालों से दबाया गया, उनको आगे बढ़ाने के लिए हम उनको एक पक्ष देंगे, हम उनको कहीं ना कहीं एक संरक्षण देंगे 10 सालों के लिए, जिसमें वो अपने नेताओं को चुनेंगे और उनके नेता उनके लिए काम करेंगे और वो आगे बढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, लेकिन वो सिर्फ करा था 10 वर्ष के लिए, ताकि 10 वर्षों में उनका विकास हो सके और बहुत से वो तो 10 वर्ष आगे बढ़ सके। लेकिन दोस्तों वह आगे और बढ़ता चला गया और आज तक वो है और शायद आगे भी रहे, क्योंकि इसका सही से इस्तेमाल नहीं किएगा। इसका लक्ष्य था आरक्षण का इन जाति के पिछड़े लोगों को आगे बढ़ाना। तो देखो दोस्तों, आरक्षण से कोई आगे नहीं बढ़ पाया और आरक्षण आगे तक भी रहेगा। तो हम आरक्षण के मेन जो उसकी प्रॉब्लम है जिसमें हमें लोगों को आगे करना है, हम उसको नहीं देख रहे, हम सिर्फ आरक्षण दे देते हैं। तो आरक्षण देने से नहीं होगा, मेन उन जातियों को आगे करने से भी होगा। तो अब दोस्तों आरक्षण से एक नुकसान यह होता है दोस्तों, आरक्षण दोस्तों ये कहता है कि पिछड़ी जाति के लोगों को या जिनके साथ गलत हुआ उन्हें आगे बढ़ाइए, लेकिन आरक्षण देकर हम उन्हें नौकरी वोकरी तो दे रहे हैं लेकिन उनका विकास नहीं कर रहे हैं, उनको आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर यही होता है दोस्तों कि जाति के नाम पर यहाँ पर कहीं ना कहीं जब आरक्षण की बात आती है तो ब्राह्मण अपनी तरफ हो जाते हैं, क्षत्रिय अपनी तरफ हो जाते हैं, वैश्य अपनी तरफ और शूद्र अपनी तरफ हो जाते हैं। तो इस तरीके से हमारे देश में कहीं ना कहीं आरक्षण के नाम पर दिक्कत हो जाती है। तो जातियों के नाम पर आरक्षण, संविधान निर्माताओं ने अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए प्रशासन में 10 वर्षों के लिए आरक्षण रखा था कि उनको जगह मिले और वो आगे बढ़ते रहे, लेकिन ये आरक्षण बढ़ता गया और लोग आगे नहीं बढ़ पाए। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि कहीं ना कहीं जाति के नाम पर लोग आरक्षण के नाम पर वोट देते हैं और इस वजह से कहीं ना कहीं वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है, या फिर हमारे जो पॉलिटिक्स है उसमें जाति बहुत घुस गया है। जाति एवं प्रशासन, संविधान के द्वारा सरकारी नौकरी, संसद, राज्य विधानसभा, पिछड़ी जाति के सदस्य के लिए स्थान सुरक्षित रखने की व्यवस्था की गई है। उससे भी जातिवाद को बढ़ावा मिला है। मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश लेने के लिए जातियों के प्रति ईर्ष्या और द्वेष की भावना का उत्पन्न होना स्वाभाविक है। इस कारण से विभिन्न जातियों ने अलग अलग राजनीतिक दलों की सदस्यता ग्रहण की और दोनों के अंदर बना रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप चुनाव के समय जातीय भावनाएं बहुत ही तीव्र हो जाती है। देश के विभिन्न भागों में कई बार जातीय दंगे हो जाते हैं, एक जातिवाद भी है। देखिए दोस्तों, जाति एवं प्रशासन, अब क्या हुआ है कि आज के टाइम में बहुत कंपटीशन हो गया है। ऐसे टाइम में दोस्तों क्या होता है कि जो सक्षम बंदा है उसे अगर जगह नहीं मिल पाती और असक्षम बंदा है उसे जगह मिल जाती है। देखो दोस्तों, अगर मैं एक सही बात बताऊं, जो आरक्षण है उसका असली फ़ायदा तो वो व्यक्ति उठा ही नहीं पाता है। जैसे जैसे बोला गया कि पिछड़े लोग, तो पिछड़े लोगों को तो शिक्षा ही नहीं मिल पाई तो वो नौकरी तक कहाँ पहुँचेंगे। नौकरी वो ले जाता है जो बढ़िया है, और जो पिछड़े में था, समझ रहे दोस्तों, एक पिछड़ा व्यक्ति था जो पढ़ ही नहीं पाया तो वो नौकरी क्या लेगा।
और जो पढ़ गया लिख गया जिसका अच्छा पैसा था उसने उस नौकरी को ले लिया। अब पिछड़ा तो पिछड़ा ही रह गया, नौकरी उसी में से उसने किसी और ने ले ली। इस वजह से क्या होता है दोस्तों, जिन्हें नौकरी नहीं मिल पाती या जिन्हें वो जगह नहीं मिल पाती, वो लोग ये सोचते हैं कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। जैसे मान के चलिए दोस्तों कि हमारे देश में जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित पिछड़ी जाति है, ठीक है दोस्तों, अनुसूचित जाति या अनुसूचित पिछड़ी जाति है, उसका एक बच्चा है, उनकी आबादी बहुत है, अब वो स्कूल ही नहीं जा पाया, पढ़ ही नहीं पाया, तो नौकरी कहाँ से लेगा, एडमिशन कहाँ से लेगा। लेकिन एक अनुसूचित जाति का दूसरा बच्चा है जिसके पास बहुत पैसा है और वो स्कूल कॉलेज तक पहुंच जाता है और उसे आसानी से जॉब मिल जाती है, आसानी से हर चीज़ मिल जाती है। और एक वो बच्चा है जिसको आरक्षण नहीं मिला, वो कुछ नहीं ले पा रहा है, तो वो ये सोचता है कि सरकार मेरे साथ भेदभाव क्यों कर रही है, इसलिए वो सोचता है कि मैं अपनी जाति को सपोर्ट करूं और ये मेरे लिए भी आरक्षण लाएगी। तो कहीं ना कहीं आप देखते होगे दोस्तों आज के टाइम में कई संपन्न जो है, जिनको अगड़ी जाति बोलते हैं, ये जो पिछड़ी नहीं है, वो लोग भी आरक्षण की मांग करने लगे हैं। तो वो इसीलिए करने लगे हैं दोस्तों क्योंकि उनकी जाति ने उनको बोला है कि हम आपको आरक्षण दिलाएंगे और उनके मन में भी है कि हमें भी आरक्षण मिले। तो इसीलिए दोस्तों कई बार दंगे हो जाते हैं, कई बार फसाद हो जाते हैं। आपको पता ही होगा कई बार हमारे राज्य में, देशों में दंगे हुए पड़े हैं। तो जाति एवं प्रशासन में भी इसकी दिक्कत आई है, तो इस वजह से जातिवाद बढ़ा है। पंचायती राज, जगह जगह जातिवाद स्वतंत्रता के पश्चात गांव में पंचायती राज की व्यवस्था की है। पंचायती राज्य के स्तर, पंचायत समिति, जिला परिषद चुनाव में जाति का बहुत अधिक महत्वपूर्ण रूप है। पंचायती राज के फेल होने का एक बहुत बड़ा कारण जातिवाद माना जाता है। देखो दोस्तों, पंचायत जो थी वो इसीलिए मजबूत की गई थी ताकि पंचायत से गांव के मुद्दों को सॉल्व किया जाएगा। पंचायत का काम था मुद्दे सॉल्व करना, लेकिन उसमें आरक्षण मिल गया, उसके बाद उसमें जगह, सीटें जो है सुरक्षित की गई अनुसूचित जाति व अनुसूचित पिछड़ी जातियों के लिए, और उसमें जातिवाद हो गया। जहाँ पर अनुसूचित जाति आई तो फिर वहाँ पे और अगड़ी जाति आई, पिछड़ी जातियाँ आई, इस तरीके से वो जातिवाद ज़्यादा हो गया। जो उसका मेन कारण था गांव को मजबूत करना, वो कहीं दूर रह गया। और कहीं ना कहीं पंचायती राज फेल इसीलिए हो गया क्योंकि उसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये सब चीज़ें घुसती चली गई दोस्तों। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि हमारे जो पंचायत बनाए गए थे वो गाँव की भलाई के लिए बनाए गए थे, लेकिन उसमें भी जातिवाद घुस गया और उसे भी उसने गिरा दिया। सरकार के निर्माण में जातिवाद का प्रभाव, केंद्र तथा राज्य सरकार के निर्माण के समय जातिवाद महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। प्रधानमंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडलों का निर्माण करते समय इस बात का ध्यान रखते हैं कि सभी जाति के सदस्यों उसमें प्रतिनिधित्व मिले। मुख्यमंत्री पद भी प्राय जाति के आधार पर नियुक्त होते हैं, जाति को उस राज्य में बहुमत होता है। तो देखो दोस्तों, जो उस राज्य में ज़्यादा वोट ला के देता है उसे मंत्री बनाना पड़ता है। मान के चलो अगर कोई एक राज्य है एक्स नाम का, अगर उसमें किसी ने बहुत उस राज्य, उस पार्टी को जिताया है तो उस पार्टी को, उस जाति के लोगों को मंत्री बनाना पड़ेगा। ऐसा ही दोस्तों केंद्र में भी होता है। तो यहाँ पर ये बताया गया कि जाति के आधार पर मंत्री भी बनाए जाते हैं, जाति के आधार पर लोगों को रखा भी जाता है, जाति के आधार पर कई बार मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री भी बनते हैं। तो यहाँ पर यही बताया गया है दोस्तों कि जातिवाद का प्रभाव बहुत ज़्यादा है। निर्णय प्रक्रिया में जाति की भूमिका, भारत में जातियां संगठित होकर राजनीतिक और प्रशासनिक निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करती है। उदाहरण के लिए संविधान द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति के लिए व्यवस्था आरंभ केवल 10 वर्षों के लिए थी, लेकिन उन्हें बढ़ाकर आगे किया गया और समाप्त होने पर ही लंबे समय की मांग है। तो देखो दोस्तों, ये बताया गया है कि जो कोशिश की गई थी, जो आरक्षण लाया गया था, ये सब सिर्फ 10 सालों या 15 साल या 20 सालों के लिए लाया गया था और इसलिए लाया गया था कि ना आगे कह सके, लेकिन वो बढ़ता चला गया और वो कहीं ना कहीं मेन चीज़ जिसमें उसका काम था इनको आगे करना, वो नहीं कर पाया। तो निर्णय प्रक्रिया, कहीं ना कहीं कोई भी काम होता है तो उसमें भी रुकावट आ जाती है। तो दोस्तों, जातिवाद किस तरीके से घुस गया है यह आपको यहाँ तक मैंने समझाने की कोशिश की है पॉइंट्स के थ्रू। तो एक बार हम देख लेते हैं कि जाति व्यवस्था भारत में कैसे घुसी है या फिर भारत की राजनीति में कैसे घुसी है। तो देखो, राजनीतिक दलों के रूप में घुसी है, राजनीतिक नेतृत्व के रूप में घुसी है, चुनाव में उम्मीदवारों को चुनते समय घुसी है, चुनाव में प्रचार करके घुसाया गया इसे, जाति तथा मतदान लोगों ने इसे घुसाया है, जातियों के नाम पर, आरक्षण के नाम पर ये घुसा है, प्रशासन के नाम पर घुसा है, पंचायती राज के नाम पर घुसा है, सरकार बनाने के टाइम में घुसा है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं जाति हर एक सरकार की प्रक्रिया में घुसती गई है। अब दोस्तों, हम ये पढ़ते हैं कि जाति से नुकसान क्या हो रहा है। तो देखो दोस्तों, आप देखते होंगे कि हमसे छोटे छोटे देश, ठीक है दोस्तों, आप नहीं विश्वास है तो आप साउथ कोरिया देख लीजिए, नहीं विश्वास है तो आप जापान देख लीजिए, नहीं विश्वास है तो आप सिंगापुर देख लीजिए, आपको नहीं विश्वास तो फिलीपींस देख लीजिए। आपको ऐसे ऐसे देश मिलेंगे जो आबादी में, जो जगह में बहुत छोटे छोटे जगह हैं
और उनकी जो है हमारे 2-2 राज्यों से ज़्यादा उनकी कमाई है, उनकी वैल्यू ज़्यादा है, उनके राज्य काफ़ी डेवलप उनके देश हो गए हैं। और हमारे देश में कहीं ना कहीं अभी भी हम लोग कई जगह पर तो हमारे देश में बिजली नहीं है। बहुत ये कहीं ना कहीं इन्हीं सबका एक प्रभाव है। तो यहाँ पर देखते हैं पढ़ते हैं कि क्या है, जातिवाद राष्ट्रीय एकता के मार्ग में बाधक बन जाती है। दोस्तों जैसे हम सब बात करते हैं कि हम सब भारतीय हैं, ठीक है दोस्तों, तो वहाँ पर भारतीय होने से पहले कई लोग अपने आप को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ये सब चीज़ें बोलने लगते हैं। तो वो कहीं ना कहीं एकता को दिक्कत पहुंचाते हैं। वो कहीं ना कहीं अपने को भारत का नागरिक मानने से पहले अपने आप को भाषा, क्षेत्र, इन सब के आधार पर बांटते हैं। तो कभी भी आप अपना नाम लेते हो तो वो पहले आपसे पूछेंगे पूरा नाम बताइए। तो कई जगह तो अब ये चीज़ आई है कि लोग अपना नाम सिर्फ बताएंगे और पीछे आगे का नाम ना पूछा जाए। ये मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छी पहल होगी जातिवाद को ख़त्म करने की। ठीक है दोस्तों। जातिगत राजनीति के विभिन्न जातियों के सदस्य राष्ट्रीय हितों को छोड़कर अपने जातिगत हितों को अधिक महत्व देते हैं। चुनाव में अधिकतर मतदाता अपनी जाति के उम्मीदवारों के लिए मतदान करते हैं। जाति के आधार पर चुने गए उम्मीदवारों से ये आशा कैसे की जा सकती है अपनी जाति के हित को छोड़कर राष्ट्र के हित में कार्य करेंगे। दोस्तों अब जो व्यक्ति अपनी जाति से जीता है, वास्तव में अगर मान के चलिए स्कूल में पढ़ने के लिए बच्चों को किताबें चाहिए, ठीक है दोस्तों, और वो जाति के ऊपर ध्यान देगा तो वो कहीं ना कहीं बच्चों की पढ़ाई को रोक देगा। तो ऐसे नेता जो जाति के आधार पर बने हैं वो कभी भी देश के लिए काम नहीं करेंगे, वो जाति के लिए ही काम करेंगे। तो कहीं ना कहीं जातियों के लिए काम करते करते जातियाँ वहीं की वहीं रह जाएगी, देश वहीं का वहीं रह जाएगा और जातियाँ भी वहीं की वहीं रह जाएंगी। क्योंकि इतने साल से अगर कोई जाति भी आगे नहीं बढ़ पाई है तो ये जाति की राजनीति की वजह से बड़े राजनीति के अंदर कचड़ा मच गया है। जातिगत राजनीति लोकतंत्र की सफलता में भी बाधक सिद्ध हुई है। जाति के आधार पर कई बार आयोग के भ्रष्ट व्यक्तियों को भी चुनाव जीतने का अवसर मिल जाता है। इसके अलावा चुनाव के दौरान विभिन्न जातियों के सदस्यों में बहुत अधिक तनाव पैदा होता है और कई बार हिंसात्मक दंगे हो जाते हैं। ऐसी स्थिति भी मिलती है जब जातिवाद के कारण शक्तिशाली जातियों के लोग दुर्बल जाति के सदस्यों को चुनाव में मतदान नहीं करने देते। तो दोस्तों देख ही रहे हो यहाँ पर कि कई बार क्या होता है, जाति बहुत पंगे कर देती है, जाति से हिंसा हो जाती है, एक जाति के लोग दूसरी जाति के से लड़ाई कर लेते हैं और उस वजह से लाखों और करोड़ों तक का नुकसान होता है। और दोस्तों 1 करोड़ या 100 करोड़ या 50 करोड़ एक हिंसा में अगर नुकसान होता है तो आप सोच लीजिए इसे भरपाई, इसे कमाने में सरकार को कितना टाइम लगेगा। राजनीति में जातिवाद का कारण भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। ऐसी बातें हम ज़्यादातर सुनने में आती है किसी विशेष जाति से संबंध रखने वाले सरकारी अधिकारी द्वारा अपनी जाति के लोगों को पक्ष में लिए गए। जहाँ शासन की कुशलता से बाधा आती है वह साधारण जनता का सरकार पर से विश्वास उठ जाता है। दोस्तों कई राज्यों में, कई जगह पर हमारे भारत में ऐसा पाया गया है कि चाहे वो उसके अंदर जो राज्य का उस राज्य का व्यक्ति जीता उस इलेक्शन में, उसने अपने जाति के लोगों को पुलिस में हर एक चीज़ में उसे एंट्री करवा दी। तो इससे क्या हुआ कि मतलब एक कुशल व्यक्ति नहीं आ पाया और जाति से जो जीता गया था उसने अपने जाति के व्यक्तियों को टीचर से लेकर हर एक जगह पर उसे भर दिया और देश को कहीं ना कहीं नुकसान पहुँचा दिया। तो देखो दोस्तों ये जातिवाद से कितना सारा नुकसान हुआ है। तो इस चीज़ का एक दुष्प्रभाव है, बेकार असर है। राजनीति में जाति के आने से कितने सारे इसके नुकसान हैं। अब दोस्तों इस जातिवाद को दूर कैसे किया जाए, तो मेरे को तो सबसे अच्छा नाम यही लगता है कि सबको जो जाति का नाम लेगा उसे सज़ा दे देनी चाहिए। हम सब इंसान हैं और इंसान ही रहने चाहिए और इंसान के नाम से जब हम बात करेंगे। और दूसरी बात दोस्तों, हमें पढ़ाई लिखाई बहुत ज़रूरी है। जब हम पढ़ लिख जाते हैं तो ये जातिवाद से कहीं ना कहीं हम ऊपर उठ जाते हैं। देश के नेताओं, अन्य सार्वजनिक व्यक्तियों द्वारा जनता में जातिवाद के विरुद्ध प्रचार किया जाए। लोगों को यह बताया जाए कि जातिवाद हमारे लोकतंत्र तथा समाजवाद के आदेशों को बिल्कुल प्रतिकूल है, उन्हें इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। तो देखो दोस्तों सबसे पहली बात यही कही गई है कि इसको ठीक करने के लिए लोगों को जागरूक करना पड़ेगा, क्योंकि जातिवाद जब तक है जब तक हम उसे कर रहे हैं। देखो दोस्तों डर आपको जब तक लगेगा जब तक आप डर को रखोगे अपने मन में, तो उसी तरीके से जब तक आप जातियों में विश्वास करोगे तो जातिवाद रहेगा। आप क्या, मैं भी, कोई भी, या मेरा समाज, पूरा भारत जब तक जातिवाद में पड़ा रहेगा, जब तक जाति की बात करता रहेगा तो जातिवाद तो भैया राजनीति में होता रहेगा। जातीयता भर के आधार पर दी जाने वाली सुविधाएं समाप्त कर देनी चाहिए। यह सुविधाएं जाति के आधार पर ना पिछड़ेपन के आधार पर मिलनी चाहिए। इससे विभिन्न जातियों से सदस्यों में ईर्ष्या और द्वेष की भावना को समाप्त किया जा सकता है। देखो दोस्तों इसके अंदर ये कहा गया है कि उसको फ़ायदा दो जो उस फायदे के लायक है। जैसे कोई बहुत गरीब है तो उसे नौकरी में आरक्षण दो, उसे शिक्षा में आरक्षण दो, उसे आगे बढ़ने का मौका दो, उसे डॉक्टर बनने का मौका दो, ताकि वो आगे बढ़े, ताकि जब वो आगे बढ़ जाएगा तो समाज को आगे बढ़ाएगा। जाति के आधार से हटा दो, गरीबी के आधार पर दो, ये बोला गया है। क्योंकि इससे क्या होगा, लोगों के मन में द्वेष नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि
जो जिनको आरक्षण मिला हुआ है वो बहुत अमीर होते हैं, बहुत रिच होते हैं, फिर वो आरक्षण का फ़ायदा उठा के अच्छी सीटों पर बैठ जाते हैं, और जो बेचारा एक गरीब होता है वो कुछ नंबरों से रहकर भी उस जगह को नहीं पा पाता, उससे एक जातिवाद उत्पन्न होता है। तो उसको दूर करने का यही तरीका है दोस्तों कि गरीब को दो, चाहे वो किसी भी जाति का हो। शिक्षा संस्थाएं भी क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। सॉरी दोस्तों, ये यहाँ पर बताया गया दोस्तों, शिक्षा संस्थाएं जो शिक्षा जो हमें नॉलेज देती है, स्कूल कॉलेज, ये भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए ऐसी पाठ्यक्रम चालू करें, ऐसा सिलेबस बनाएं जिससे उनमें देशभक्ति तैयार हो, देशभक्ति की भावना हो, जातिवाद दृष्टिकोण खत्म हो जाए उनके दिमाग से। उनके दिमाग में जाति तो नाम आनी नहीं चाहिए, ठीक है दोस्तों। उनके बॉर्डर नाम हटा देने चाहिए। व्यवस्था करने के लिए संविधान में उचित संशोधन किया जाए ताकि जाति भावना को समाप्त किया जा सके। दोस्तों, जो नाम के पीछे की कास्ट है उसे भी खत्म कर दिया जाए संविधान के द्वारा, ताकि ये चीज़ें लोगों के मन में से खत्म हो जाएगी कौन किस जाति का है। सरकार को यह कानून पास कर देना चाहिए कि जाति के नाम पर विभिन्न संगठन, वैश्य महासभा, जाट महासभा, त्यागी महासभा आदि कई सारे जो महासभा ग्रुप बनाए हुए होते हैं, उन सबको गैर कानूनी कर दो। कि ऐसे कानून ग्रुप बनाना मना है जो जाति के नाम के आधार पर हो। उससे क्या होता है दोस्तों, उसके अंदर एक बढ़ावा मिल जाता है कि हमारी जाति का ये ग्रुप है, हमारे जाति का ये मजबूत इतना है। तो जाति के नाम पर जितने भी ग्रुप बने हुए हैं, इन सब ग्रुपों को ख़त्म कर दो ताकि जातिवाद को बढ़ावा ना मिल सके। सरकार को ऐसे सभी न्यूज़पेपर जो जातिवाद को अत्यधिक दिखाते हों, जातिवाद को कोशिश करते हो ऐसे दिखाने के, अखबार, इन सब पर रोक लगा देनी चाहिए। और सरकार द्वारा ऐसे राजनीतिक दलों को जाति आधार पर संगठित किए गए गैर कानूनी घोषित कर देना चाहिए। विभिन्न राजनीतिक दलों को भी जातिवाद का संकीर्ण दृष्टिकोण त्याग कर राष्ट्रीय दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। तो दोस्तों, ऐसी जो पार्टी है जो जाति के नाम पर या फिर जाति के नाम पर लोगों को बढ़ावा देती है, उनको बैन कर दो। और कहीं ना कहीं ये देश के लिए काम करने वाला मुद्दा लाओ, ना कि राज्य के मतलब कि जाति के नाम पर। यहाँ पर दोस्तों ये चीज़ें बताई हुई है। तो एक बार हम गो थ्रू कर लेते हैं। ये हमारा पूरा का पूरा चैप्टर यहाँ पे जो इस टॉपिक है ख़त्म हो गया। तो यहाँ पे अभी हमने दोस्तों पढ़ा है जाति के बारे में। जाति के बारे में दोस्तों ये बताइए कि जाति कैसे हमारे भारत की राजनीति में घुसा है, कैसे भारत की राजनीति में जाति एंटर हो गई है और कैसे हुई थी। मैंने आपको पहले बताया दोस्तों कि लोगों ने इसे बढ़ावा दिया था, कैसे वो लोगों ने इसको बढ़ावा दिया है, कैसे ये आई। तो ये सब चीज़ें इसके मैंने पॉइंट भी आपको बताते हैं, कैसे एक पॉलिटिकल पार्टी सपोर्ट करती है, कैसे अलग अलग चीज़ें करती है, फिर इसके क्या कुप्रभाव है, क्या इसके नुकसान है और इस नुकसान इसको दूर कैसे किया जा सकता है। यह सब चीज़ें हम अपने आंसर में लिख देंगे। दोस्तों प्लीज़ मुझे बताना ज़रूर कि आपको क्या समझने में दिक्कत आई, क्या हम इसके अंदर सुधार कर सकते हैं प्लीज़। और दोस्तों ध्यान रखें। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।